हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल EMC IQ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है सामान्य कैटेनरी। जो हमारे बीएससी सेकेंड ईयर की जो पेपर नंबर 3 है, कौन सा है, यांत्रिकी, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स, उसकी यूनिट नंबर 1, यानी जो हमारी बुक है, कौन सी बुक है, स्थिति विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारे पास, कॉमन कैटेनरी या सामान्य कैटेनरी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सामान्य कैटेनरी का बेसिक जो नॉलेज है कि उसके जो फॉर्मूलाज है, उसमें जो भी टर्म्स है उनको डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि ये आई कहाँ से और सामान्य कैटेनरी होती क्या है। ठीक है ना, और क्या क्या फॉर्मूले हमको इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाले जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि सामान्य कैटेनरी होती क्या है। ठीक है, देखो सामान्य कैटेनरी क्या, सबसे पहले तो हम समझते हैं कैटेनरी क्या होती है। कैटेनरी, जब कोई भी एक जंजीर, मतलब एक एग्जांपल कि कोई भी एक जंजीर या कोई भी एक रस्सी ले ली हमने, रस्सी समझ लो आप, कोई भी एक रस्सी है अपने पास और उस रस्सी को हमने क्या किया कि दो बिंदुओं से बांध दिया, मतलब कोई भी दो बिंदुओं पर हमने रस्सी के जो कोने होते हैं दोनों कोनों को बांध दिया, तो वो एक तरह से लटक जाएगी। और क्यों लटकेगी, क्योंकि हमको पता है कोई भी वस्तु लटकती क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन, मतलब गुरुत्वीय बल के अधीन वो मतलब नीचे आने की कोशिश करती है। तो हमने भी कोई भी रस्सी को दो बिंदुओं पर हमने माना कि बांध दिया है, तो वो इस तरह से लटक जाएगी कि मतलब वो गुरुत्वीय बल के अधीन एक आकृति बना लेगी। ठीक है, तो किस तरह की आकृति बनाएंगे हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि जैसे कोई भी दो मतलब रस्सी के दो कोने हैं, तो एक कोने को तो मैंने इस ए बिंदु पर बांध दिया और एक कोने को मैंने किस पर बांध दिया, इस बी कोने पर बांध दिया। तो रस्सी क्या होगी, इस तरह से गुरुत्वीय बल के अधीन क्या हो जाएगी, लटक जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से लटकेगी कि ए और बी कहाँ पे है, मतलब वो कोने कहाँ पे है। ठीक है ना, तो इस तरह की जो इन दोनों को भी मैंने एक तरह से मिला लिया। तो जो ये वक्र बन रहा है एक तरह से, जो ये वक्र है कि जब कोई रस्सी को दोनों कोनों से बांध दिया जाता है और वो गुरुत्वीय बल के अधीन लटकी हुई, मतलब जब वो लटक जाती है, तो उस वक्त बनने वाला जो वक्र है या उस वक्त जो बनने वाली जो शेप है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, कैटेनरी। ठीक है ना, इसमें। और अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सामान्य कैटेनरी। ये तो हमने किसकी बात की कि कैटेनरी क्या होती है, अब हम बात करते हैं कि सामान्य कैटेनरी क्या होती है। सामान्य कैटेनरी सिंपल सी है कि जो हमने ये रस्सी या जो कोई भी एक जंजीर ली है, उसका प्रति इकाई लंबाई का भार क्या होना चाहिए, अचर या एक समान होना चाहिए। कुछ भी बोल सकते हो आप, या तो अचर होना चाहिए या एक समान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मतलब 5 मीटर लंबाई का भार यदि 2 ग्राम है, तो अगले 5 मीटर लंबाई का भार भी क्या होना चाहिए, 2 ग्राम। इस तरह से पूरी रस्सी में क्या होना चाहिए, भार क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए या अचर होना चाहिए। इसी को तब उस टाइम इस वक्र को हम क्या बोलेंगे, सामान्य कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी। ठीक है, तो ये तो हम बात हुई सबसे पहले तो कैटेनरी होती क्या है या सामान्य कैटेनरी क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसकी, इसमें फॉर्मूलेस कहाँ कहाँ से आएंगे, इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है। तो थोड़ी हम इस शेप को और सही तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने कोई भी ए बिंदु ले लिया और ये बी बिंदु ले लिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने मिला लिया, ये ए बिंदु है, ये बी है, और ये रस्सी इस तरह से इस शेप में आ गई है, और इसी वक्र को हम क्या बोल रहे हैं, कैटेनरी। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो दोनों बिंदु है ए और बी, जरूरी नहीं हो कि ये एक ही लाइन में हो। जैसे अभी एक ही लाइन में है ना, इस तरह से ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको डिसाइड करना होगा कि ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं प्लस एक ही लाइन में भी हो सकते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब इसमें जो ये रस्सी जो सबसे जो निचला भाग होता है रस्सी का, उसको हम क्या बोलते हैं, इस मतलब इसका क्या बोलते हैं, निम्नतम बिंदु। जो इसको मैंने क्या मान लिया है, सी। ये क्या है, इस कैटेनरी का निम्नतम बिंदु। ठीक है, और इस निम्नतम बिंदु को मैंने किस पे ले लिया है, इसको मैंने ले लिया है वाई एक्सिस पे। इसको मैंने क्या ले लिया, बीच में एक वाई एक्सिस और एक ये मैंने क्या मान ली है, एक्स एक्सिस। ठीक है ना, देखो ये बिंदु है किस पे, ये वाई एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 और सी, ये होंगे। ठीक है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी हो गई, सी हो गई। ठीक है, अब इसमें और कुछ चीज़ें हमको इंक्लूड करनी पड़ेगी कि मैंने इस रस्सी पे कोई भी एक बिंदु ले लिया, कोई भी एक बिंदु, जैसे मैंने एक यहाँ पे बिंदु ले लिया पी बिंदु। ठीक है ना, तो अपन ने जैसे कि कोई रस्सी लटकाई है दो बिंदुओं से, तो इस पर एक तनाव बल लगता है, और वो किस दिशा में लगता है, स्पर्श रेखा की दिशा में। किसकी स्पर्श रेखा, पी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, कि इस तरह से मैंने एक स्पर्श रेखा डाल दी है इस पर, ये मैंने स्पर्श रेखा डाल दी है, तो इस पी बिंदु की दिशा में एक तनाव बल लगता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, टी। ठीक है ना, और ये जो स्पर्श रेखा है
एक्स एक्सिस के साथ एक कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया साई, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ढाल भी बोलते हैं ना, कि एक्स एक्स तथा स्पर्शरेखा के बीच बनाया गया जो कोण होता है उसको, या एक्स एक्स की दिशा, एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है हमारे पास, ढाल, ठीक है। तो ये हमारे पास इस एंगल को हमने क्या मान लिया है, साई, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हमको देखो, ये बल तो कौन सा हो गया, तनाव बल हो गया। एक इस सी बिंदु पर भी एक तनाव बल लगता है या टेंशन फोर्स लगता है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, टी नोड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस सी बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी को मैंने क्या मान लिया है, एस, ठीक है। तो हमने क्या बात की कि प्रति इकाई लंबाई का भार क्या रहता है, अचर, उसको मैंने क्या मान लिया कि वो अचर भार कितना है, डब्ल्यू। कोई भी एक वैल्यू मान लिया मैंने अचर कि कोई अचर भार है, वो एक समान भार कितना है, डब्ल्यू। तो प्रति इकाई लंबाई का भार कितना है, डब्ल्यू है। तो एस लंबाई का भार कितना होगा, एस डब्ल्यू, यही होता है ना। और भार हमेशा कहाँ होता है, इसके गुरुत्वीय केंद्र पर। मैंने इसका गुरुत्वीय केंद्र ये मान लिया, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, जी। तो गुरुत्वीय केंद्र मतलब गुरुत्वीय जो भी रहेगा भार वो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, और कितना लगेगा, एस डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या थी, कैटेनरी थी, जिसको ए और बी बिंदु से बांधा गया है, ठीक है। और इसको मैंने ये वाला जो बिंदु है ये क्या आ गया अपने पास, निम्नतम बिंदु, जिसको मैंने सी नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक पी बिंदु लिया मैंने, पी बिंदु पर मैंने एक स्पर्शरेखा डाली, और स्पर्शरेखा की दिशा पे उसमें कौन सा बल लग रहा है अपने पास, तनाव बल, या तनाव जो टेंशन फोर्स होता है वो लग रहा है, ठीक है। एक सी बिंदु पर भी एक तनाव बल लग रहा है जो इस डायरेक्शन में माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और कितना लग रहा है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, टी नोड, ठीक है। और जो स्पर्शरेखा है वो एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, शाई एंगल बना रही है। एक चीज़ और है कि जो हमने पी बिंदु लिया है उसकी सी बिंदु से दूरी कितनी ली है हमने, एस। तो प्रति इकाई लंबाई का भार होता है डब्ल्यू, तो एस लंबाई का भार कितना हो जाएगा अपने पास, एस डब्ल्यू, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी कैटेनरी के क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड है। अब बात करते हैं, अब इससे सारे फॉर्मूले आने हैं जो इसी डायग्राम से आएंगे, इसी मैथमेटिक्स से आएंगे। देखो सबसे जो पहला फॉर्मूला है वो क्या आता है हमारा, नेज समीकरण। क्या होता है, नेज समीकरण। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है नेज समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमारे बहुत सारे इसमें मतलब फॉर्मूले बहुत सारे, 3-4 फॉर्मूले हैं इसमें, तीन चार टर्म्स है, कि हर फॉर्मूले में हमको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज़ लेना पड़ेगा, कि वहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए, किस किस में रिलेशन चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फॉर्मूला यूज़ लेना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, नेज समीकरण होता क्या है। कभी कभी ये नेज समीकरण डायरेक्ट डेरिवेटिव करने के लिए भी पूछ लिया जाता है 3 नंबर के क्वेश्चन में, और कभी कभी डायरेक्ट ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कैटेनरी का नए समीकरण लिखिए, ठीक है ना। तो आपको डेराइव करना भी आना चाहिए और डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले बात करते क्या आएगा, देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस कैटेनरी में, सामान्य कैटेनरी में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये जो तनाव फोर्स लग रहा है पी बिंदु पर, जो तनाव बल लग रहा है, इसका एक्स डायरेक्शन में एक हम क्या निकाल सकते हैं, घटक निकाल सकते हैं। और वो घटक क्या होगा अपने पास, टी कोस साई। ये आप सब जानते हैं, आपने निकालना सीखा है छोटी क्लासों में, ठीक है। ये तो हो गया इस एंगल के साथ कितना बनाता है, कोस साई। एक घटक तो ये हो गया, एक 90 डायरेक्शन में भी एक होता है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में क्या होता है, एक और घटक होता है इसका, और इस घटक को मैंने क्या, ये कौन सा होता है, टी साइन साई, ठीक है ना। अब मैंने इसको यहीं लिख दिया। तो एक घटक तो क्या हो गया, टी कोस साई, एक घटक हो गया अपने पास टी साइन साई, जो ऊपर की नीचे ऊपर की साइड है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम इसको संतुलित करते हैं। एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है अपने पास, टी कोस साई इक्वल टू माइनस एक्स डायरेक्शन में उसको संतुलित कौन कर रहा है, टी नोड। ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास फर्स्ट। नीचे की ओर कितना बल लग रहा है अपने पास, कि अपने पास ऊपर की ओर बल कितना लग रहा है, तो टी साइन साई, और उसको संतुलित कौन कर रहा है, एस डब्ल्यू। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई मेरे पास, सेकंड। दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा मैं, मतलब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड दूंगा, तो क्या आएगा अपने पास, टी साइन साई डिवाइड बाई टी कोस साई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वल में क्या चल रहा है, एस डब्ल्यू अपॉन टी नोट। ये टी से टी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा मेरे पास, टेन साई, और इक्वल में क्या चल रहा है, एस डब्ल्यू अपॉन टी डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लेट करना पड़ता है। क्या लेट किया हमने, जब मैं माना कि इस टी नोट को क्या मान लूँगा मैं, डब्ल्यू सी, क्योंकि मैंने इसको भी क्या मान लिया कि एक ये जो डिस्टेंस है इसको भी मैंने क्या मान लिया कि ये भी क्या इकाई लंबाई भार इसका भी क्या है, डब्ल्यू है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, सी है, तो ये इसका भार कितना हो जाएगा, डब्ल्यू सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या ले लूँगा, टेन साई इक्वल टू एस डब्ल्यू अपॉन सी डब्ल्यू। डब्ल्यू से डब्ल्यू मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टेन साई इक्वल टू एस डिवाइड बाई सी। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आया कि एस इक्वल टू सी टेन साई,
ठीक है, ये वाले टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनरी का नेज समीकरण। ठीक है ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमको एस दे रखा है, एस क्या है यहाँ पे, जो भी हमने कोई बिंदु लिया है उस कैटेनरी के ऊपर, तो उसकी निम्न बिंदु से जो निम्नतम बिंदु रहता है, जैसे इसमें हमने सी बिंदु लिया है, ये वाला सी बिंदु, इससे दूरी, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चाप की दूरी भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि उस पी बिंदु की या कोई भी बिंदु हो उसकी निम्नतम बिंदु से दूरी को हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। सी यहाँ पे हमारे पास क्या निम्नतम बिंदु है, और साई क्या है अपने यहाँ पे, जो उस बिंदु पर बनाई गई स्पर्शरेखा जो एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये जब ये तीनों में कोई रिलेशन हो या उस टाइम इन तीनों में से कुछ फाइंड करना हो, दो चीज़ें हमारे पास गिवन हो, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ लेना है नेज समीकरण का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामान्य कैटेनरी का कार्तीय समीकरण। इससे पहले हमने किसकी बात की, नेज समीकरण, जो क्या होता है एस इज इक्वल टू सी टेन साई, मतलब इसमें साइड में लिख देते हैं हमने कौन कौन सा फॉर्मूला डिराइव कर लिया, एस इज इक्वल टू सी टेन साई, ये तो हमारे फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं सामान्य कैटेनरी का कार्तीय समीकरण। देखो, कार्तीय समीकरण का भी अपने पास एक डेरिवेशन है, लेकिन वो एग्जाम के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी मैं केवल डायरेक्ट आपको लिखाऊंगा कि कार्तीय समीकरण होता है क्या है। यदि आपको लगे कि नहीं इंपॉर्टेंट है और हमें करना है या सीखना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ कार्तीय समीकरण का। ठीक है, क्या होता है, y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x बाई सी। ठीक है ना, यह होता है हमारे पास सामान्य कैटेनरी का कार्तीय समीकरण। क्या होता है सामान्य कैटेनरी का कार्तीय समीकरण, इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, एक तो x दे रखा है, एक y दे रखा है, और एक हमको क्या दे रखा है, c दे रखा है। मतलब इन तीनों टर्म्स में कभी कोई रिलेशन आए और यदि कुछ फाइंड करना हो तो हमको कौन सा समीकरण लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला कि y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे कार्तीय समीकरण की। अब इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है और वो भी हम देख लेते हैं कि हमको क्या प्रूव करना होता है। कभी कभी आ जाता है कि सामान्य कैटेनरी की आकृति, सामान्य कैटेनरी की आकृति परवलयाकार होती है। क्या होती है, परवलयाकार होती है। ये हमको कभी कभी छोटा सा प्रूफ आ जाता है। ये जो भी डेरिवेशन कर रहा हूँ ज़्यादातर तो हमको फॉर्मूले यूज़ लेने हैं इनके, लेकिन कभी कभी 3 नंबर के क्वेश्चन में यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है तो हमको इनमें से ही करना होता है। ठीक है ना, तो सामान्य कैटेनरी की आकृति क्या होती है, परवलयाकार होती है, ये हमको प्रूव करना है। कैसे होती है, इसमें हम यूज़ लेंगे इस कार्तीय समीकरण का। देखो, कार्तीय समीकरण होता है क्या है, y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ठीक है, यही होती है। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी है ना, इसी को हमको सोल्व करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर x अपॉन सी प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी डिवाइड अपॉन 2। और हम जानते हैं ई वाले फंक्शन को जब हम खोलते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ई की पावर x अपॉन सी, इसको यदि ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स अपॉन सी का होल स्क्वायर और प्लस डैश डैश डैश। इसी तरह हम अब माइनस एक्स बाई सी को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स बाई सी प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ओपन करते हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या रख दूंगा, इस कोस हाइपरबोलिक में या डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दूंगा। तो क्या आएगा मेरे पास, y इक्वल टू सी एज इट इज़ है मेरा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो 1/2 तो चल ही रहा है साइड में, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, c/2। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वाली टर्म्स और ये वाली दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, दोनों टर्म्स को हम प्लस करेंगे तो क्या क्या आएगा अपने पास, 1 प्लस एक्स बाई सी प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स अपॉन सी का होल स्क्वायर। फिर ये वाले टर्म्स को ऐड करेंगे हम कि प्लस 1 माइनस एक्स बाई सी प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स बाई सी का होल स्क्वायर और डैश डैश, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। देखो, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही है, और इन दोनों टर्म्स को हमने, ये दोनों टर्म्स है देखो कि c डिवाइड बाई 2 है, 1 और 2 कितना हो गया अपने पास 2, और देखो ये कितना चल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नीचे क्या चल रहा है 2 तो नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अपने पास टर्म्स क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होगा, आप करके देख सकते हो। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या चलेगा कि ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो c, और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, क्योंकि एक सी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो इस y माइनस सी को मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर तो मेरा एज इट इज़ है, इस 2c को मैं इधर लेके जाऊँगा तो 2c और y माइनस सी। देखो, जो कैटेनरी का समीकरण आपने पढ़ा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज समथिंग, ऐसा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब क्या, सॉरी y इज इक्वल टू
4x²। इस तरह से आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी परवलय पैराबोला, ठीक है ना। तो यही है, तो हमको यही प्रूव करना था। तो x² इक्वल टू क्या होता है 2cy माइनस सी। तो देखो इसमें एक फंक्शन क्या आ रहा है अपने पास कि इसमें ये जो समीकरण होती है परवलय की क्या होती है y² इक्वल टू 4x। तो इसमें भी क्या है इस तरह से ही है कि x² इक्वल टू क्या है 2c और ये कुछ इसके साथ कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये हो गई क्या हो गई अपने पास परवलय की समीकरण, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ये आकृति होती है या कैटेनरी होती है ये भी एक क्या होती है परवलय होती है। और इसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं, देखो कि ये कौन सी शेप बन रही है, परवलय की शेप ही बन रही है, ठीक है। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया है कि जो सामान्य कैटेनरी है वो क्या होती है आकृति परवलयाकार होती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कैटेनरी के कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो भी हमको मतलब जो भी हमारे क्वेश्चन है हमको उसमें हमको यूज़ लेना है। तो सबसे पहला जो रिलेशन पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं हम, एस व एक्स में। ये सारी चीज़ें हमको फॉर्मूले में यूज़ लेनी है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि इनके सारे के डेरिवेशन आपके एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपको कहाँ यूज़ लेना है, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनको देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़फुल है, उसके हिसाब से आपको यूज़ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन बता रहा हूँ मैं एस व एक्स में। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ये रिलेशन होता है किसके बीच में, एस व एक्स के बीच में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो अभी तक हमने रिलेशन कितना पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है एस इक्वल टू सी टेन साई, जो हमारे पास क्या होता है नए समीकरण होता है। एक हमारे पास होता है y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, एक रिलेशन ये होता है। इसके अलावा जो तीसरा रिलेशन आया वो क्या आया, एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ठीक है। ये किसके बीच रिलेशन हो गया, एस सी और एक्स के बीच। ये सारे जो रिलेशन आ रहे हैं इन दोनों से ही आ रहे हैं, आप इनको फाइंड भी कर सकते हो। और मैंने आपको बोला है यदि आपको डिराइव करने की इतना इच्छा है और आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो अलग से बना दूंगा। जो सेकेंड रिलेशन आता है वो किस में आएगा, वाई व एस में। किस में आ रहा है, वाई और एस में। वो क्या होता है अपने पास रिलेशन कि y² माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू y² माइनस x² इक्वल टू क्या होता है c²। ये अपने पास रिलेशन होता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि y² इक्वल टू c² प्लस s²। तो एक रिलेशन तो ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया, ये तीसरा रिलेशन, और ये फोर्थ वाला रिलेशन। ये किसके बीच है, c s और y के बीच। जो थर्ड रिलेशन होता है वो क्या होता है अपने पास कि y इक्वल टू c सेक साई, ठीक है। ये अपना कौन सा रिलेशन हुआ, इसको हम टोटल रिलेशन कितने हो गए अपने पास, ये पांचवा रिलेशन। और एक और रिलेशन होता है वो क्या होता है अपने पास, x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, ठीक है। ये अपना छठा रिलेशन हो गया। तो टोटल मिला कर अपने पास कितने रिलेशन हुए, 6 रिलेशन हुए। और ये जो दोनों फिफ्थ और 6 रिलेशन है इनको हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, कैटेनरी के प्राचल समीकरण। क्या हुआ है ये, कैटेनरी के प्राचल समीकरण। तो आपको छोटा क्वेश्चन आ सकता है 1.5 नंबर में भी, कैटेनरी के प्राचल समीकरण लिखिए। तो आपको कौन कौन से लिखने हैं, एक तो लिखना है y इक्वल टू सी सेक साई और x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ये कौन से समीकरण हुए अपने पास, कैटेनरी के प्राचल समीकरण। तो अभी तक जो भी हमने रिलेशन पढ़े वो सारे हमारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो इसको एक बार वापस हम रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या है, s इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, एस इक्वल टू सी टेन साई, ये अपना नया समीकरण हुआ। कार्तीय समीकरण कौन सा हुआ, y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। फिर एक रिलेशन हुआ कि y² इक्वल टू c² प्लस s²। फिर हमारे आ जाते हैं प्राचल समीकरण, y इक्वल टू सी सेक साई और x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, ठीक है। ये तो हमारे ज़्यादातर हम सारे जो भी आपके एग्जाम्पल है सारे में से इन्हीं फार्मूला का यूज़ लेने वाले हैं। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और बता देना चाहता हूँ और उसके बाद हम वीडियो को फिनिश करते हैं। फिर हम अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ है कि सामान्य कैटेनरी के जो कोई भी बिंदु है, किसी भी बिंदु पर तनाव किसके बराबर होता है, हमेशा WY के बराबर होता है। सामान्य कैटेनरी के किसी भी बिंदु पर तनाव, किसी भी बिंदु पर जो तनाव होता है, किसी भी बिंदु पर तनाव किसके बराबर होता है,
WY के बराबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मतलब T की जो वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, WY की। इसका भी एक डेरिवेशन है। ये सारे जो डेरिवेशन है आपको PDF मिल जाएगी इसके हमारे टेलीग्राम चैनल पर EMC IQ पर, तो आप वहाँ से सीख सकते हो, वहाँ से समझ सकते हो। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, एक छोटा सा वीडियो मैं इसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है ना। तो किसी भी बिंदु पर तनाव किसके बराबर होता है, WY के। तो अभी तक हमने आज क्या सीखी कि कैटेनरी होती क्या है, सामान्य कैटेनरी क्या होती है, वहाँ पे कौन कौन से बल लग रहे हैं कि तनाव बल कि कौन सी इस डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, उस तनाव स्पर्शरेखा की दिशा में कौन सा बल लग रहा है, और इसके क्या क्या फॉर्मूलाज है वो हमने सीखे कि नेज समीकरण क्या होती है, कार्तीय समीकरण क्या होती है और प्राचल समीकरण क्या होती है। ये तीनों चीज़ों आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो तनाव होता है वो किसी भी बिंदु पर किसके बराबर होता है, WY के। इससे अगले वाले वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, जो टोटल मतलब जो फर्स्ट वाले पार्ट में इसके 7 एग्जाम्पल हैं उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को पहले अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल। थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।